ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। चिट्ठी आई है, इधर देखो, चिट्ठी आई है। अनूप चिट्ठी आई है वो ठीक है, लेकिन क्या संदेशा लाई है? अरे हमें चिट्ठी नहीं, चिट्ठियाँ आई हैं और साथ लेकर आई हैं बहुत सारे जज्बे हमारे जो लोग हैं पूरे भारत में जो हमें सुनते हैं, हमारे फौजियों के लिए। जी, जिन्होंने सोल्जर्स के लिए संदेश भेजा है उन्हें हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप, जी हाँ आप जिन्होंने अब तक नहीं भेजा है संदेशा, आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ। हमें खत लिखिए ना प्लीज। हमारा पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। जी हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, अमित ने इतना प्लीज बोला है तो प्लीज लेटर लिख डालिए। लेकिन अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो पता नोट करें, sandesh2soldiers@airg.in। याद रखिएगा, संदेश टू सोल्जर्स में 2 न्यूमेरिक है। हमारा फेसबुक पेज का पता नोट करें, @AIR.sandesh2soldiers। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप इंस्टेंटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो टाइप करें RAIN, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 56060 पर। और साथ ही ऑल इंडिया रेडियो लाइव के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत सारे तरीके आपको अब बता दिए। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। अमित, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? नाम किसका? मेरा या तुम्हारा? भाई, चिट्ठी आई है जो गाना है, नाम फिल्म का है। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, मैं हूं अनूप और अब मेरे साथ यहाँ पर हैं अमित। और इतनी प्लीज इन्होंने आपको की थी, इसलिए आपने फटाफट से मैसेजेस भेज दिए हैं। ये जो मैसेज आया है, ये आया है भीलवाड़ा राजस्थान से, शांति लोहर अम्बेश हॉस्पिटल से, हमारे दोस्त का, जो कहते हैं, सैनिकों की देशभक्ति के जज्बे को हमारा सादर प्रणाम। आपके शौर्य, त्याग व बलिदान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। हमारी सेना के
असीम शौर्य व देशभक्ति पर हमें गर्व है। जी, ये जो खत मेरे हाथ में है ये 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र वैष्णव का है। दिल्ली से आप लिखते हैं, जहां बर्फ पड़ती हवाएं हैं चलती, जहां तूफान देते हैं चुनौती, जहां गोलियों की बौछार होती, जहां जिंदगी कष्ट सहकर ना रोती। हम इस जज्बे को सलाम करते हैं। मेहुल दास एक प्यारी सी हमारी लिसनर है जो कहती है, डियर सोल्जर्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट वी गेट टू ईट डिनर एट आवर प्लेस विद आवर फैमिलीज। वी आर सेफ एंड साउंड एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ ग्रेटफुल वी आर। ये खत आया है हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम बंजारा हिल्स, हैदराबाद। राजधानी दिल्ली से ही एक और खत आकांक्षा है और बहुत ही छोटा सा मैसेज इनका है, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। सो स्वीट। और अनुराग गुप्ता यूपी से कहते हैं, देश का विकास देशवासियों का सपना पूरा करते हैं जो जीवन देकर आपने ऐसे महान वीर पराक्रमी सैनिकों को हम सलाम करते हैं। लामिया मोहम्मदी जो कि 8वीं कक्षा की छात्रा हैं, हैदराबाद से एक खत लिखती हैं, डियर सोल्जर्स, वी एज कंट्री मैन आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू ऑल। वी वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट्स। The service you provide is priceless and it makes us extremely proud. We are highly obliged to write our wishes to you. जी हाँ, तो अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, फटाफट से अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा दीजिए। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप RAIN रेन स्पेस देते हुए अपना मैसेज, अपना नाम, जिस जगह से आप मैसेज भेज रहे हैं मेंशन कीजिए और भेजिए 56060 पर। और संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम में अब हमारे साथ एक सोल्जर जुड़ चुके हैं जिन्होंने 1975 में बिहार रेजिमेंट को ज्वाइन किया। प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी। जनरल बख्शी, नमस्कार। थैंक यू। जनरल बख्शी, सबसे पहले मेरे जहन में जो सवाल आता है वो 1971 मुझे ले जाता है, जब आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। एनडीए में पहला दिन कैसा था? गजब का दिन था, क्योंकि मैं एक पब्लिक स्कूल से गया था, कॉन्वेंट स्कूल से, जहाँ कभी कोई शारीरिक मशक्कत होती नहीं थी। और जब वहां पहुंचा तो पहले दिन वो हमको दौड़ाने ले गए। तो जब दौड़ के हम आए तो हमने पूछ लिया गलती से कि क्या ये क्रॉस कंट्री रूट था। तो उसने कहा कि व्हाट, मैं तो अभी तुमको सिर्फ मार्केट लेके गया था। तो सिर्फ मार्केट का चक्कर था। और उसके बाद जब वो क्रॉस कंट्री लेके गए अगले दिन, तो हमें तो लगा कि हम शायद दुनिया के दूसरे कोने तक भाग रहे हैं। लेकिन जैसा हम पिक्चरों में देखते हैं कि जी बाल कटवाने पड़ते हैं, फिजिकल बहुत डिमांडिंग होता है, मेंटली बहुत डिमांडिंग होता है, क्या ऐसा था या 3 साल आसानी से निकल गए? नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि एक ये फीलिंग थी कि जो इंसान की जो शारीरिक और मानसिक शक्ति होती है उसका कोई अंदाजा उसको खुद को नहीं रहता है। और मैंने देखा कि इस स्टेज से, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरी ये हालत थी कि मैं एकदम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था, और ये भी एक स्टेज आई कि 40 किलोमीटर 22 किलो वेट लेकर के भाग गए, और ये सब 2-3 साल के अंदर ही। तो इसकी जो पराकाष्ठा उसका अंदाज नहीं है हम लोगों को, और आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। एंड यहाँ तक कि यूं कहें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और बाद में धीरे धीरे, तो ये नहीं है कि अभी भी मैं उतना भाग सकता हूं या दौड़ सकता हूं, लेकिन ये एक कन्विक्शन हो गया है कि अगर जो आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और अगर जो आप ठान लें किसी चीज को भी, और अगर जो वो आत्मिक ठान होती है जिसको नॉट की सुपरफिशियली, तो अगर जो रियली आत्मा से आप उठ करके कुछ ठान लें और कमांड करने लग जाएं तो भगवान भी आपकी कहना मानना शुरू कर देता है। तो जनरल बख्शी ने कब ठाना कि उन्होंने फौज में आना है? हाँ। और ये इसलिए भी रोचक है अनूप कि जनरल बख्शी के परिवार से कोई फौज में नहीं था। कोई नहीं था। तो ये था कि 47 के बाद हमारा परिवार जो था पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आया था। तो 65 की वॉर हमारे बचपन में हुई थी। उस समय बहुत कुछ सुना था। और जैसे एक जवान आदमी में होता है कि कभी सोचते थे कि फौज में चलें, पढ़ने में बड़ा अच्छा था तो सोचता था डॉक्टर बनूं, और बायोलॉजी भी पढ़ रहा था और बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। तो कभी सोचता फौज में जाऊं, कभी डॉक्टर बनूं या फौज में डॉक्टर बनूं। तो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो एनडीए का आया। और उसमें पास हो गए। और फिर कहा कि चलो बेंगलोर घूम आते हैं, वहां पे एसएसबी आया था। तो मदर ने तो बहुत कहा कि नहीं जाओ, लेकिन हम वहां पे भी चले गए, पास हो गए। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि अपनी मंजिल के कहां अपनी डगर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। बहुत खूब। पर जब फिर इंडिया ज्वाइन किया तब माता जी का क्या रिएक्शन था? हाँ, पहले 6 महीने के बाद जब मैं लौटा ट्रेनिंग करने के बाद, तो फिर रो के कहती बेटा छोड़ दे, छोड़ दो।
पर जब कॉन्वोकेशन हुई 3 साल के बाद, कॉन्वोकेशन में आए परिवार के सदस्य आए, तब मैं बहुत लकी था कि मैं सेकंड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट था, सिल्वर मेडल मिल रहा था मुझे, तो पूरा परिवार आया था। खैर वो बहुत गर्व का समय होता है, बड़ा अच्छा लगता है। सेकंड जब ऑर्डर मेरिट मिली थी, इसका मतलब युवा अश्विनी कुमार बख्शी चाहते तो इन्फेंट्री चूज कर सकते थे, चाहते तो आर्मर्ड कोर जा सकते थे, सप्लाई आर्टिलरी कुछ भी, फिर इन्फेंट्री क्यों चुनी? फिर वही बात थी कि जब जाना ही था फौज में, तो मैंने सोचा कि जो अग्रिम आर्म है, जो कि इन्फेंट्री है, क्वीन ऑफ द बैटल है, जो असली लड़ाई लड़ती है जाके, खैर लड़ते सब है, ऐसी बात नहीं है, तो क्यों ना उसी में हो। और उस समय याद करिए कि आप एक सेकंड लेफ्टिनेंट था, मैं यंग था और कुछ बैकग्राउंड नहीं था, तो जो देख रहा था वही मान रहा था। तो ये कहाँ देखा आपने? मूवीज में देखा? मूवीज में भी देखा, वहाँ आईएमए में भी देखा, क्योंकि जब ट्रेनिंग हमारी होती है सारी इन्फेंट्री टाइप की ओरिएंटेशन देखा। अमित, आई एम नॉट दी ओनली वन जो मूवीज देखती है और इंस्पायर होती है। जनरल बख्शी भी इंस्पायर हुए हैं मूवीज से। लेकिन संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम सुनने वाले हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि पुणे में जो जगह है खड़क वासला, जहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, क्या आप इनकरेज करेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से लोग वहाँ जाएं? क्या सिविलियंस जा सकते हैं, देखें वो एक हाँ, जरूर जाएं। इनफैक्ट उनको तो मैं ये कहूंगा कि एक बारी जाके, कुछ नहीं तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखें, बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत है। इसको लोग कहते हैं मिनी लंदन है, क्योंकि उसी तरह के स्लोपिंग रूफ्स हैं, उसी तरह के स्टोन की बिल्डिंग्स हैं, जो मेन ब्लॉक है वो बहुत सुंदर, बहुत भव्य है, बहुत बड़ी परेड ग्राउंड है, एक बहुत सुंदर लेक है, उसको पीकॉक बे बोलते हैं, वहाँ के खूब पीकॉक्स वगैरह होते हैं, वहाँ सेलिंग होती है, और जो भी फैसिलिटी आप सोच सकते हैं, एयरक्राफ्ट, मिनी एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए जो ग्लाइडेड्रोम कहते हैं वो है, हॉर्सेज हैं, मतलब आप कुछ भी सोच लीजिए, सारी फैसिलिटीज वहां से। जी, तो आईएमए में 1 साल रहने के बाद, उसके बाद 1975 में अश्विनी कुमार बख्शी जी बिहार रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं, 2nd बटालियन। लेकिन उससे पहले भारत 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध जीत चुका है। बहुत सी ऐसी बटालियंस हैं जिन्होंने एक गौरव हासिल कर लिया है। फिर जब यहाँ पे बटालियन चुननी थी तो बिहार रेजिमेंट ही क्यों? देखिए, मुझे ना लोग वहां पे ये बोलते थे कि भाई ये फला रेजिमेंट है, उसमें ये इन्होंने ये हासिल किया, उन्होंने वो हासिल किया, तो हिस्ट्री गिनाते थे। तो अब ये भगवान जाने कहाँ से आया दिमाग में। मैंने कहा यार, हिस्ट्री जो बहुत हिस्टोरिकली रिच है, वहां जाओगे तो गुम जाओगे, तो ऐसे जगह चला जाए हिस्ट्री बना सको। क्या बात। तो वहां पे ये बेसिक। तो आप एक ट्रेंड सेटर बनना चाहते थे और आप बने हैं। आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ आपकी पोस्टिंग्स रही, एंड विच वन डिड यू एंजॉय द मोस्ट? पोस्टिंग्स तो मेरी हर जगह रही है, माउंटेन्स, सियाचिन, लद्दाख, कश्मीर, मिजोरम, नीचे साउथ में, वेस्ट में, हर जगह। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किया था वो था एज अ ब्रिगेड कमांडर इन पुंछ में, J&K में। जी, क्योंकि वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड टेन्योर था और बहुत कुछ प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग था बहुत, और मैं कुछ कर सका जवानों के लिए, और यूं कहें कि इनडायरेक्टली देश के लिए। जी, वहां पे टेररिज्म को तकरीबन समाप्त करने के कगार पे आ गए थे हम लोग। उसके बाद वहां पर स्नो सुनामी हुआ, बहुत स्नो गिरी, वहां पे रिलीफ ऑपरेशंस किए, फिर वहां पे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक में बहुत रिलीफ ऑपरेशंस करने पड़े, और फिर सबसे बड़ी बात थी कि ऑपोजिट साइड में भी बहुत नुकसान हुआ था, और भारत पाकिस्तान की एक मैत्री का एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि हम लोगों ने पुंछ और मुजफ्फराबाद के बीच में सड़क खोली। तो उसमें मुझे योगदान देने का बहुत मौका मिला, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ 48 घंटे यानी 72 घंटे हम लोग को लगे थे। जी। हम लोगों ने माइन फील्ड के बीच में से सड़क निकाली, मतलब सड़क इन द सेंस कि जहाँ पे ट्रक जा सके, और वहाँ पे 25 ट्रक हेल्प भेजी, उधर से लोगों से मिले, और फिर ये रास्ता जारी रहा। और ये सब कुछ 1.5 साल, पौने 2 साल में हुआ, तो बहुत क्या बात है। तो दोस्तों, आप सुने रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स राइट हियर अमित और अनूप के साथ, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं जनरल AK बख्शी 2 बिहार रेजिमेंट से। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की
की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। और बिस्मिल्लाह संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगी उतना पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे। हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम। तू नहीं हटता है? उन्हें दूध देना बंद कर दे। अपने रंग दे, अपने रंग दे, खुशियां रंग दे, गंभीर रंग दे, नस्लें रंग दे, फसलें रंग दे, रंग दे धड़कन रंग दे सरगम, रंग दे सूरत रंग दे दर्पण, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और आकाशवाणी के स्टूडियोज में आज एक जाबा सोल्जर लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी हमारे साथ हैं। उनसे हमने यादें ताजा की 1971 की जब उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया, 1974 जब वो आईएमए में गए, 1975 जब वो बिहार रेजिमेंट में कमीशन हुए। लेकिन एक साल जो जनरल अश्विनी कुमार बख्शी कभी नहीं भूल सकते वो है 1982। आप ही बताइए, श्रद्धा जी से पहली बार मुलाकात कब हुई? ऐसा था कि मेरी पोस्टिंग आ गई एकेडमी में, आईएमए में एज इंस्ट्रक्टर। तो वहां पे मेरी एक मुंह वाली बहन है, तो वो देहरादून में ही थी और वो रह रही थी श्रद्धा जी के घर में, क्योंकि वो उनकी मदर की, मतलब मेरी मदर इन लॉ की कोलीग थी। क्योंकि देहरादून में अकेली थी तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहो, तो मैं उनसे मिलने गया था और वहां से सिलसिला जारी हो गया। लेकिन ये तो बहुत खूब, वो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, उनके परिवार बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर जब शादी हो गई और आप इतनी नाजुक पोस्ट पर, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर थे, चाहे जम्मू कश्मीर में आप आतंकवादियों से लड़ रहे थे या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें मिजोरम में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, घर परिवार का सहयोग कैसा था? देखिए, ये काफी डिस्टर्ब रहते हैं, कोई शक नहीं होता है, लेकिन ये है कि उसमें मैंने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें बहुत इंडिपेंडेंट रहने की शक्ति बढ़ती रहती है। जैसे कि वाइफ ने ड्राइविंग सीख लिया, बैंकिंग करना शुरू कर दिया, टीचिंग करनी शुरू कर दी और इंडिपेंडेंटली जाके कहीं भी मिल जाते थे, पेमेंट्स करनी शुरू कर दी, जैसे बिल्स वगैरह करे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि वैसे भी जिंदगी में देखिए पता नहीं होता कि कब आप रहें कब न रहें। नहीं, पर जब त्योहार आते हैं, दिवाली, होली, ईद, कोई खास दिन आता है, मिस नहीं करते थे फिर कि आप घर आ जाओ? नहीं, क्योंकि हमारा अपना भी परिवार होता है एक पलटन में, और वो परिवार के साथ जो हम लोग जिस तरह से मनाते हैं, और फिर एक बताएं माहौल होता है, क्योंकि वहां पर सारे ही जवान हैं जिनको आप कमांड कर रहे हैं या जिनके जो आपके अधीन काम कर रहे हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी वैसे ही हैं। तो एक मजा सा बना रहता है। और ऑफ कोर्स आजकल कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो गई है, तो फिर इसलिए बात भी हो जाती थी, पहले नहीं होती थी। श्रद्धा जी तो चलिए मान लिया उन्होंने एडजस्ट कर लिया, पर जब बेटियां हुई अपूर्वा, फिर सृष्टि, बच्चों ने कहा पापा वी मिस यू एट होम? हाँ, जरूर कहते थे, टेलीफोन पे भी कह देते थे। तो बट ये था कि धीरे धीरे उन्होंने भी एडजस्ट करना शुरू कर दिया और हमने भी एडजस्ट करना शुरू किया। तो होता तो है, फर्क तो थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन उसका एक जो अलग दृष्टिकोण है वो ये है कि बच्चे भी ना एडजस्ट करना सीखते हैं। जगह जगह पे जाते हैं, रिमोट एरियाज में जाते हैं,
लोगों से मिलते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। छोटे से घर में मैं एक कमरे के घर से लेकर के लुटेंस के घर में रह चुका हूँ यहाँ दिल्ली में, तो उन्होंने सब कुछ देखा है। तो इस तरह की जो एडजस्टेबिलिटी लाइफ में उनके आई है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो जनरल बख्शी, हम देखते हैं कि हमारे जो फौजी भाई हैं वो यूनिफॉर्म में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, आर्मी में हो, कितना सैक्रिफाइस करते हैं ऑन अ पर्सनल फ्रंट, ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट हमारे सिविलियंस के लिए। लेकिन यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि एक फौजी क्या चाहता है कि ये जो सिविलियंस है, हमारी जो सोसाइटी है, वो उनके लिए क्या करे? देखिए, सोसाइटी बहुत कुछ कर रही है। अगर जो हम बड़े ऊंचे लेवल से देखें तो टैक्सेस पे कर रही है, जिससे हमारी तनख्वाह चल रही है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जो आजकल हमने देखा है, तो मुझे वो गाना याद आता है, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं देश को कम पहचानते हैं। तो वो चीज जो है मिसिंग है। तो मैं यही कहूंगा कि उन लोगों को कि यू शुड बी एन इंडियन वर्थ डाइंग फॉर। जी, आप कुछ ऐसे बिहेव करिए कि मजा आ जाए आपके लिए जानवर से चावर करने। लेकिन श्रोताओं को अभी मजा आ जाएगा। आपने हमें एक शेर तो बहुत खूब सुनाया कि अपनी मंजिल है कहाँ, डगर है कहाँ, और गीत भी कुछ गुनगुना के अगर सुना दें। आपका पसंदीदा फिल्मी गीत कौन सा है? मेरा पसंदीदा गीत है, अगर जो पेट्रियाटिक है, तो जिस देश में गंगा बहती है। बड़ा पुराना है। 2 लाइनें। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब हैं पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इलाहाबाद का हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स राइट हियर विद अमित एंड अनूप, और आज हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं जनरल ए.के. बख्शी फ्रॉम 2 बिहार रेजिमेंट। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और आज हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी।
अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ। बहुत सारे टेक्निकल सवाल आपसे अमित पूछ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक खास चीज जो हमें आर्मी में देखते हैं वो है कमराडरी, एक बॉन्डिंग। और अगर एक बटालियन की बात की जाए तो वो बहुत ही खास होती है और आई थिंक थ्रू आउट लाइफ चलती है। तो जब आप 2 बिहार में आप इतने वर्ष रहे, तो कोई खास इंसिडेंट आपको याद आता है जो आप तक याद हो, या किस तरीके से आप ये बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं? देखिए, बॉन्डिंग तो वाकई एक लाइफ है। ये बहुत ही यूएसपी जिसको कहते हैं आर्मी की है जी, और खासकर इन्फेंट्री में, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं, साथ ही झेलते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, अकेलापन झेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग भी इतनी सख्त करते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि वो भी पस्त हो जाते हैं। और इसीलिए कि आप अभी जितना पसीना बहा लेंगे उतना खून कम बहेगा जी। तो ये सब करने के बाद एक अपने आप बॉन्डिंग आ जाती है, फैमिली बॉन्डिंग आ जाती है। कहीं कहीं हम लोग फैमिलीज के साथ रहते हैं तो वो भी बनी रहती है। और फिर आप देखेंगे कि एक हमारी डिफेंस में एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन एक कम्युनिटी है जिसको हम लोग बाकायदा टिल एंड देखते हैं। ओके, यू विल नॉट बिलीव इट कि अभी जे सिंह ने ये भी इसमें किया था कि अगर जो किसी की डेथ हो जाती है तो अगर जो कुछ थोड़े मात्रा में राशि भी दी जाती है स्टेशन से, ये नहीं कि कुछ मदद करने के लिए, बट एक सिंबॉलिक और एक इमोशनल दिखाने के लिए। तो ये जो है लाइफ लॉन्ग विडोज के लुक आफ्टर करना, मार्टर्स की फैमिली को देखना। जैसे सहायक अभी बहुत आया था कि भाई सहायक, अब मेरे सहायक जो है मुझे अभी तक, वो भी रिटायर हो गए हैं, मैं भी रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अभी तक हमारा संपर्क है। हमारे बच्चे आपस में मिलते हैं, राखियां बांधते हैं, तो इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। और जहां तक आपने कहा कि एक कोई ऐसा इंसिडेंस, तो मैं यही बताऊंगा कि एक हमारे पास, मैंने अपनी लाइफ में जो एक बहुत बड़ा सबक सीखा वो ये था कि एक हमारा हवलदार मेजर था सूर्यनाथ सिंह, मैं लेफ्टिनेंट था। तो वो एकदम पढ़ा लिखा नहीं थे लेकिन काम करने में माहिर, मतलब जो भी काम करते थे लगता था कि इनसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। कई बारी तो वो अफसर को भी पीछे छोड़ देते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इनको प्रमोशन दिलाई जाए, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे और एक एग्जाम पास करना था। तो हमने और एक सेकंड लेफ्टिनेंट साहब ने तय किया कि भाई इनको तो हम किसी तरह पास करवाएंगे। तो मैंने कहा तुम पढ़ाना शुरू कर दो। हमने बात की एजुकेशन ऑफिसर से, यार इसको हेल्प करो, तो उन्होंने कहा हम कर देंगे हेल्प। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट ने कहा कि साहब ये तो लिख ही नहीं सकता, ये तो पढ़ भी नहीं सकता, धीरे धीरे पढ़ता है। तो हमने कहा चल किसी और को बैठा देंगे एग्जाम में। तो उस समय बचपना था, ये भी दिमाग में आ गया। तो जब उन्होंने उसके फॉर्म भरवाने को कहा तो उस हवलदार मेजर ने साफ ना कर दिया और कहा कि देखिए अभी हमारी इतनी इज्जत लोग करते हैं कि हमारी मार भी सह लेते हैं, और अगर कल आपने कर दिया तो हमको लोग कहेंगे कि चोर है। क्या बात। तो मैं उस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद जब वो रिटायर हुआ तो हम लोगों ने सब ने कोशिश की कि भाई उसको कोई सर्विस मिल जाए। जी जी। तो फिर उसको बाद में बहुत जगहों पे हम लोगों ने नेटवर्क किया, लेकिन उसको पसंद आया कि राजभवन में पटना में जी सर्विस करेगा। फिर सर्विस किया और आज ये है कि जो सेकंड लेफ्टिनेंट था आज मेजर जनरल रिटायर्ड है जी। जो लेफ्टिनेंट था मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, लेकिन वो हवलदार गया और क्या शान के साथ। जी, आज हवलदार सूर्यनाथ सिंह भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन जो वैल्यूज उन्होंने रखी हमारे सामने, इंटेग्रिटी की, हम उसे सलाम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपने वाकया बताया। थोड़ा बताइए लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी कि जब आप प्रेसिडेंट हाउस में सैन्य सचिव थे और प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, और 2 अलग अलग राष्ट्रपति के साथ आपने काम किया, तो वहां किस तरह का अनुभव रहा? बहुत एजुकेटिव था, क्योंकि ये एक फील्ड ही टोटली डिफरेंट थी। और जो भी हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते थे मिलने, तो सौभाग्य था मेरा कि हम वहां पे हाजिर रहते थे और उनकी बातें आपस में, फॉर्मल टॉक्स, इनफॉर्मल टॉक्स, डिनर्स, सब में उनसे मिलना होता था। और जब हम खुद जाते थे अब्रॉड तो यही चीज वहां रिपीट होती थी, बिजनेस, तो उनके बारे में सीखना। और ये भी देखते थे कि कितना केयर करते हैं लोग। दिल से दिल की बात हो रही है राइट हियर विद जनरल ए.के. बख्शी। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं अनूप और मेरे साथ हैं अमित। संदेश टू सोल्जर्स। बहुत संघर्ष और कुर्बानी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ कई चुनौतियां भी आई। दुश्मन ने कबायलियों के बेस में कश्मीर पर हमला किया, कश्मीर को हड़पने के लिए कोशिश की गई, लेकिन हमारे वीर
सामने आ गए। उन्होंने इस तरह का प्रयास विफल कर दिया। 1947-48 के दिनों की ये पराक्रम भरी कहानी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक गांव है बीबीपुर। यहीं जन्म हुआ था मोहम्मद उस्मान का। तारीख थी 15 जुलाई 1912। उनके पिता खान बहादुर मोहम्मद फारूक पुलिस अधिकारी थे और बनारस के कोतवाल भी रह चुके थे। बनारस के हरीशचंद्र भाई स्कूल में पढ़ाई हुई। साहसी इतने थे कि 12 साल की उम्र में ही अपने एक दोस्त को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े थे और बचा भी लिया था। बचपन से सेना में जाने का मन था। कोशिश की और ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पढ़ाई के लिए चुन लिए गए। भारत से सिर्फ 10 कैडेट चुने गए थे और वो उनमें से एक थे। जब मोहम्मद उस्मान 23 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करके लौटे तो बलूच रेजिमेंट में अफसर बन गए। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटकर दोनों के बीच एक आजाद रियासत थी, कश्मीर। बंटवारे के समय ब्रिगेडियर उस्मान मुल्तान में तैनात थे। उजड़े हुए लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित सरहद पार करा रहे थे। ये वक्त था नफरत और खून खराबे का। यही वो समय था जब पाकिस्तानी हुक्मरान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पर हर तरह का जोर डाल रहे थे पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए। इस्लाम और मुसलमान होने की दुहाई दी, लालच दिया, कहा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर पाकिस्तानी सेना का चीफ बना देंगे। लेकिन वतन परस्त उस्मान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माफ कीजिए जनाब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझ पर यहाँ के हिंदू परिवारों को सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचाने की जिम्मेवारी है और हिंदुस्तान के एक सच्चे सिपाही के तौर पर मैं पूरे अदब के साथ बता देना चाहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, मैं इस काम को अंजाम देता रहूंगा। बलूच रेजिमेंट बंटवारे में पाकिस्तानी सेना के हिस्से में चली गई। उस्मान डोगरा रेजिमेंट में आ गए। 24 अक्टूबर 1947 की रात थी जब कबाइलियों के वेश में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए हमला बोल दिया। 25 अक्टूबर की शाम तक वो बारामूला तक पहुंच गए और फिर शुरू हुआ तबाही और खून खराबे का भयानक मंजर। बारामूला के अलावा कई और हिस्सों में भी कबाइलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया था। एक अघोषित युद्ध शुरू हो गया और महीनों तक चला। आजाद रियासत बने रहने की आशा रखने वाले कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को भारत सरकार से गुहार लगानी पड़ी और आनन फानन में भारतीय फौज श्रीनगर पहुंच गई। लड़ाई चलती रही। दुश्मन को कई मोर्चों पर पीछे हटना पड़ा। कश्मीर घाटी और जम्मू तक अशांत था। उस्मान पैराशूट ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे। उनकी झनगढ़ में तैनाती थी। झनगढ़ का पाक के लिए सामरिक महत्व था। मीरपुर और कोटली से सड़कें आकर यहीं मिलती थी। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने झनगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा तब वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे। उन्होंने जम्मू को अपनी कमान का हेडक्वार्टर बनाया। लक्ष्य था झनगढ़ और पुंछ पर कब्जा करना। इस काम के लिए कमान सौंपी गई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। भयानक युद्ध हुआ। मोहम्मद उस्मान की वीरता, नेतृत्व व पराक्रम ने हजारों पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया और मार्च 1948 में झनगढ़ भारत के कब्जे में आ गया। ब्रिगेडियर उस्मान को एक नया नाम मिला, नौशेरा का शेर। पाकिस्तानी सेना झनगढ़ के छिन जाने और अपने सैनिकों के मारे जाने से परेशान थी। उसने घोषणा कर दी कि जो भी उस्मान का सिर कलम कर लाएगा उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
दुश्मन लगातार झनगढ़ पर हमले करता रहा। अपनी बहादुरी के कारण पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके थे उस्मान। पाक सेना घात में बैठी थी। 3 जुलाई 1948 की शाम 5:45 बजे होंगे। उस्मान जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकले कि उन पर 25 पाउंड का गोला पाक सेना ने दाग दिया। बम का गोला चट्टान पर गिरा और उसके छर्रों से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पीठ के चीथड़े उड़ गए। लेकिन तारीख गवाह है कि युद्ध के मैदान में उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई थी, बल्कि पूरे के पूरे बम को अपनी पीठ पर झेल गए ताकि बम की किरचें उनके साथियों को खरोंच भी ना पहुंचा सकें। वो शहीद हो गए। उनके अंतिम शब्द थे, हम तो जा रहे हैं, पर जमीन के एक भी टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा न होने पाए। बारह दिन बाद उनका 36वां जन्मदिन था। अविवाहित ब्रिगेडियर उस्मान अपने वेतन का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंदों पर खर्च करते थे। नौशेरा में वो 150 से अधिक अनाथ बच्चों की देखभाल करते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे। भारत पाकिस्तान के इस अघोषित युद्ध में शहीद होने वाले वे पहले उच्च सैन्य अधिकारी थे। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रगाह में दफनाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। उनके पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को देश का सलाम। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स अनूप और अमित के साथ। और दोस्तों, ये वो मंच है जहां पर सैनिकों तक हम आपकी दिल की बात पहुंचाते हैं और साथ ही सैनिक भी अपने दिल की बात आप तक पहुंचाते हैं। तो भाई दोनों तरफ का ट्रैफिक है। अब आप बताइए कि पहले कौन सा वाला? फौजी फर्स्ट एनी डे अनूप। फौजी फर्स्ट, ऑल राइट देन। $79 बटालियन के कंपनी कमांडेंट अमित कुमार सिंह। साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि हम भारत की सीमा पर बैठे हुए हैं और इस तरह ड्यूटी कर रहे हैं कि आज हमारी भारत की सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी घर में चैन से सो सकेंगे और खुश रहेंगे। मैं मुकुल चंद्र डेका असिस्टेंट कमांडेंट। वर्तमान में मैं हेडक्वार्टर बीएसएफ भुज में कार्यरत हूँ और मैं किसी भी मुकाबले को सामना करने के लिए तैयार हूँ। JNK में तो हमने बिल्कुल बर्फ में रहा है और बर्फ में लगभग -10, 15, 20 तक जहाँ डिग्री है वहां तक भी हम रह के आए हैं। तो ये महसूस नहीं हुआ था उस टाइम कि हमने ठंड में है। तो हम ऐसे कार्यरत था और ऐसे हमारे बहादुर जवान हैं जो हमारा नीति नियम है उस पर हमको ये नहीं लगता कि हम बहुत तकलीफ में हैं और हर काम पे हम मुकाबला किया है। चाहे जम्मू की मिलिटेंसी को ले लीजिए और नॉर्थ ईस्ट का नक्सलिस्ट ले लीजिए, हम कहीं भी पीछे नहीं हटा है। जहाँ पे हमने ड्यूटी किया है बड़ी लगन से किया है और बड़ी बहादुर से किया है। और हम जहाँ पे तैनात है, अगर हम तैनात है तो आप सुरक्षित है और आप सुरक्षित है तो हम संतुष्ट हैं। देश के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अगर आपको हमने सिक्योरिटी के साथ हम रख पाए, वही हमारा जिम्मेवारी है, वही हमारा ड्यूटी है। मैं भी एक भूपेन हाजरिका का गंगा बहती हो क्योंकि एक झलक सुनाने की। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। मैं इंस्पेक्टर बंसीधर बैरवा 79 बटालियन से कच्छो भुज BOP 1175 से बोल रहा हूँ। मैं आपको अभी एक राजस्थानी गाना सुनाऊंगा जिसमें एक अपने पिताजी अपने बेटे को फौज में भर्ती के लिए किस प्रकार से इंस्पायर करता है, वो
अरे थारो नाम लिखा दे रंग रूट हो जा पलटन में, थारो नाम लिखा दे रंग रूट हो जा पलटन में। अरे अठे तो मिलगी तन सुखी रे लाकड़ी, अठे तो मिलगी तन सुखी रे लाकड़ी, अरे वठे मिलेगी बंदूक हो जा पलटन में, थारो नाम लिखा दे रंग रूट हो जा पलटन में। ऐसा ही विवेक तेवतिया बीएसएफ से बोल रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर है हम हरामी नाला जो बहुत ही विख्यात जगह है, उधर हम खड़े हुए हैं। मेरे मन में देश सेवा करने के लिए आया तो फिर मैंने बीएसएफ ज्वाइन की। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप अगर ड्यूटी करेगा तो मतलब पूरे मन से लगन से करिएगा, क्योंकि देश सेवा पूरे मन लगन से की जाती है और सेफ रहिएगा। ये एसआई बलबीर सिंह, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये कच्छ रण का एरिया है, यहाँ दलदल है। जैसे हमने श्रीनगर में काटा, बहुत ठंडी है, उधर भी हमने खुशी खुशी देश सेवा में। यहाँ का गर्मी बहुत ज्यादा है, लगभग 50 डिग्री तक गर्मी हो जाती है, ठंडी भी ज्यादा ही पड़ती है, लेकिन उसमें भी हम अपने हंसी हंसी ड्यूटी करते हैं। देश के लिए यही है संदेश है हमारा। हम देश सेवा में 24 घंटे रहते हैं और हम और को भी संदेश यही देना चाहते हैं कि देश सेवा में आने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। कांस्टेबल शेर सिंह, क्रोकड़ा कमांडो का मैं कांस्टेबल शेर सिंह हूँ। जब कोई लोड पड़ती है, हम पानी में, कीचड़ में, दलदल में उतरते हैं, किसी का पीछा करना हो तो हम पीछे भी भागते हैं। उनके देश के लिए सेवा करने के लिए हम इधर रहते हैं। बहुत टफ है इधर, हमें देश के लिए जान देना पड़ेगी, वो भी देंगे हम। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं अनूप और मेरे साथ है अमित। और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं जनरल A.K. बख्शी जी फ्रॉम द 2 बिहार रेजिमेंट। और सर बहुत सारे मौके आते हैं लाइफ में जब हम अपना कोई खो देते हैं तो इतने उदास हो जाते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ये जो सिनेरियो है ये बहुत बार रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता है, लेकिन आप उससे कैसे डील करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है, लेकिन जब वो होता है उस समय टाइम नहीं होता है दुखी होने का। जी। जैसे आपको एक किस्सा बताऊं कि पुंछ में हम लोग थे तो एक टेररिस्ट आए हुए थे 4, तो उनमें से 2 को मार चुके थे, लेकिन 2 नहीं मिल रहे थे। ओके। तो उनकी सर्च चल रही थी जी। तो पूरी रात चली, पूरा दिन चला। फिर मैं अगले दिन गया तो वहां पे हम लोग बैठ के देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो सडनली एक जो टेररिस्ट था जिसको पैर में लग चुकी थी, लेकिन वो रोल करके एकदम पोस्ट के बगल में नाले में ही आ गया था। तो उसने फायर खोल दिया। और क्योंकि पता नहीं चलता इतनी जल्दी कि कहाँ से आवाज आई, क्योंकि माउंटेन्स में आवाज रिवर्बरेट करती है। जी जी। तो हमारे एक साथी को अनुबीर चहल जी, उनको लग गई, कर्नल थे। तो एकदम थोड़ा सा ठंड से हो गए सब लोग जी। और थोड़ी देर में फिर हम लोगों ने गैदर किया, और उस समय क्योंकि सीनियर था तो सब लोग लग गए कि पहले तो टेररिस्ट को खत्म किया जाए। तो उनको खैर लोकेट करके काफी टाइम लगा, लेकिन उनको मारा। लेकिन तब तक इधर हमारे पास लकली डॉक्टर था, तो उन्होंने इनके अटेंड करना शुरू कर दिया जी। और किसी तरह हम लोग भाग दौड़ के लेके गए और इनको हमने बचा लिया। उधर से फिर इवैक्यूएट किया, उधर हेलीकॉप्टर भी वेट कर रहा था। रात हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह उधमपुर लेके गए। और आज वो बिल्कुल प्रमोटेड है, ब्रिगेडियर अनुबीर चहल हैं मराठास के जी। लेकिन उस समय जैसे आपने पूछा था सवाल कि कैसा लगता है, तो उस समय कुछ समझ नहीं आता। तो उस समय तो यही होता है कि उस समय एम होता है जी कि हम किसी तरह अभी इस सिचुएशन को ओवरकम करें। तो और मेरा ही नहीं, कमांडर्स का ही नहीं, सब जवानों का जो लेवल है वो मैं कहता हूँ कि जिसको कहते हैं ना स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाते हैं। और वो सिर्फ अपनी कुछ देख रेख नहीं करते, अपनी सेफ्टी के बारे में बिना सोचे, बट अभी करना किस तरह है, किस तरह से सिचुएशन से उभरना है जी। वो हो जाता है। और यही मैंने भी देखा एज ए कमांडर कि किस तरह हर एक के छोटे छोटे काम से उधर नर्सिंग असिस्टेंट भागा ब्लड लेकर के और वो ग्लूकोज वगैरह लेकर के, और सब कुछ एक साथ अपने अपनी तरफ अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कोई अपना और जो स्ट्रेचर लेके अब भाग रहा है, कोई स्ट्रेचर को किसी तरह से सपोर्ट कर रहा है, कोई साहब बोल के उसको रिवाइव कर रहा है। जी जी। तो इस तरह देख करके लगता है
कि सब कुछ हो रहा है एंड यू आर प्रेजेंट देयर। तो सर इतने प्रेशर में आप अपनी लाइफ जीते हैं, शायद इसीलिए हर मोमेंट को आप एंजॉय करते हैं, यू लिव इट किंग साइज। तो आई एम श्योर आपको कोई ये जो आपकी आंखों में कोई चीज आ रही है ना, कोई चीज याद आ रही है आपको, बताइए ना हमारे श्रोताओं को। नहीं देखिए, ऐसा है कि अलग अलग मौके होते हैं जबकि कभी लाइटली भी हम लोग लेते हैं जी, और सबसे मजा आता है जबकि वहाँ के लोगों के साथ हम लोग मिल जाते हैं। और तो मिजोरम में हम लोग वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे बड़ा डांस वगैरह का बड़ा शौक है वहाँ के लोगों को, एकदम हर चीज में वो डांस करते हैं और खाना भी खूब खाते हैं और नॉन वेज भी खूब खाते हैं, वेज भी खूब खाते हैं। तो नॉन वेज ज्यादा खाते हैं। तो हमने वहाँ किसी ने हमको कहा कि आप पार्टी में आए, तो मैं जरा कम जाता था क्योंकि मैं उस समय स्टाफ कॉलेज की तैयारी कर रहा था जी। तो उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, एमएलए थे वो वहाँ के। तो जब खाने की बारी आई, पहले डांस वांस था, खत्म हो गया। जब खाने की बारी आई तो मैंने प्लेट उठाई, तो सबसे पहले देखा मैंने तो चिकन था, उसके बाद मटन था, उसके बाद आगे या फिश थी, उसके बाद हमने चावल थे तो चावल ले लिए, उसका तो फिर फाइनली ये हुआ कि हमने नमक लिया जी जी और छाका चावल के ऊपर और खाए। तो इस तरह आप खुद भी खाना बना लेते हैं? खुद भी खाना बनाना सीखा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सीख पाया मैं, और इस चीज का मलाल है क्योंकि मैं तो जब भी एकेडमी में भी था तो हम लोग को मौके मिलते थे, कैंप में जाते थे तो खाना बना सकते थे, लेकिन मैं उसी को चुनता था अपना साथी जो खाना बना सकता है। श्रद्धा जी इसका मतलब अच्छा खाना बनाती हैं। वो अच्छा बनाती है, तो उससे ये कहता था कि भाई मैं तेरे लिए गड्ढा खोद दूंगा, तेरे ऑर्डर लिख दूंगा, तो खाना दूंगा। वेल जनरल बख्शी, इस खूबसूरत मोड़ पर एक प्यारा सा गीत तो बनता ही है, क्या कहते हैं आप? संदेश टू सोल्जर्स, आप हैं अमित और अनूप के साथ और यहाँ दिल से दिल की राह जुड़ रही है, आपके मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको सेकंड सेट ऑफ मैसेजेस सुनाएं, क्यों न बात पहुंचाई जाए दिल की जनरल बख्शी की आप तक। जनरल बख्शी, अगर हम स्किल्स की बात करें कि आखिरकार क्या स्किल्स चाहिए अगर हम आर्म फोर्सेस में आना चाहें, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे आपने सीखा, चाहे वो पेट्रोलिंग की बात थी, एम्बुश की, मैप रीडिंग की, क्या ये फिजिकल डिमांड ज्यादा है या मेंटल प्रिपरेशन ज्यादा करनी होगी? इस समय जो श्रोता कार्यक्रम सुन रहा है और आपके जीवन सफर से प्रेरणा ले रहा है, आप कहेंगे कि वह एनडीए के इम्तिहान में बैठे, सीडीएस के इम्तिहान में बैठे, सोचे, कल्पना करे कि वह भी फौजी बने? देखिए, जहां तक शारीरिक ताकत है उससे लोग बिना वजह ज्यादा डर जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए सिर्फ मानसिक शक्ति की जरूरत है, वो अपने आप आ जाती है शारीरिक शक्ति। तो एक तो ये है। दूसरा, ये ज्वाइन करने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, एक विल की जरूरत है। और वो विल जो है वो हम तो यही कहेंगे कि यंग बच्चे अपना आंख बंद करके सोचें कि मैं अपने आप को 10 साल आगे कैसे देखना चाहूंगा जी। तो अगर जो उनके मन में एक बात आती है, एक छवि आती है कि मैं फौज में रहना चाहूंगा, क्योंकि फौज की एक अपनी ही दुनिया है, अपने ही चार्म है,
और थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उसको नेगेटिव हम समझते नहीं है। बाद में आपको लगता है कि भाई हमने दुनिया देख ली, आप दूसरा के ये साहब पोस्टिंग करते करते थक गए। इसलिए अगर जो बच्चों को तैयारी करनी है तो पहले ठान लें कि हमने ये बनना है। लेकिन माताजी में परिवर्तन आया है, आपकी माताजी और आज जो युवा की माताजी है, या दोनों ही आज नहीं जाने देंगी, या पिताजी भी? देखिए, मतलब पहले क्या था कि पहले ऑप्शन बहुत कम होते थे तो आदमी, लेकिन आजकल ऑप्शंस ज्यादा हैं। और थोड़ा सा ये मैं कहूंगा, मैं भी शायद कि थोड़ा सा आजकल मटेरियलिज्म ज्यादा आ गया है, तो पैसे का जोर है, थोड़ा ज्यादा है। पर अगर चलिए फौजी नहीं भी बन जाए तो बहुत अच्छा। हम सिविलियंस और अपनी दिनचर्या में क्या करें? ये नहीं है कि हमें कोई स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाए, स्पेशल तो है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए आर्मी को। देश के हर देश में जो है रिस्पेक्ट एक दी जाती है, और जब कभी आप सुनिए JNU से सुनिए या आप कहीं बिहार में किसी मिनिस्टर से सुनिए कि ये तो तनख्वाह लेते हैं, तो दिल दुखता है, तब परेशानी होती है। और कुछ जरूरत नहीं है फौज में। बेसिकली हम यही कहेंगे, अगर जो इंग्लिश में पूछें तो बी एन इंडियन वर्थ डाइंग फॉर। यस। अच्छा जनरल बख्शी, इस वक्त आपके बहुत सारे साथी जिनके साथ आपने सर्व किया होगा, वो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे ऑन संदेश टू सोल्जर्स, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं हम लोगों के समय से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, और जिम्मेदारी भी ज्यादा आती जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जो थर्ड टेररिज्म वगैरह एंगल, नया एंगल है लड़ाई का, ये अपने मुंह बा रहा है, तो जिस तरह से आप लोग डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, और बेस्ट विशेस आपको हैं, और आप लगे रहिए, देश पूरा आपके साथ है। जी, आज आकाशवाणी के स्टूडियोज आकर संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, अपने जीवन सफर को साझा करने के लिए जनरल बख्शी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। तुम आन हो, तुम शान हो, तुम वक्त की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। अमित, तुम जानते हो कि पिछले जो 2 हफ्ते निकले हैं उसमें कितनी हैवी स्नोफॉल और कितनी बर्फबारी हुई है कश्मीर में, और क्या सोचते हो अगर ऐसे में पूरी बर्फ आपके आसपास है और कोई रेडियो सेट लेकर संदेश टू सोल्जर सुन रहा हो तो? बिल्कुल अनूप, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे बर्फीली चट्टान हो, दुर्गम पहाड़ियां हो, सुनसान वीरान जगह पर कठिन परिस्थितियों में सुरक्षाकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, तो हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश भी उनसे कुछ कहना चाहता है। मैं माला चेन्नई से बोलती हूँ। रोज खाना पीना, खुशी मनाना, चैट करना, वीकेंड पे दोस्तों के साथ घूमना, दिल चाहे स्नैक्स और फूड खाना, सभी त्योहार और फंक्शंस में जाना, ऐसी कई चीजें हमारी जिंदगी बन गया है। लेकिन ये सब चीजें छोड़कर, हमारे देश के लिए अपनी खुशियां छोड़कर एक ही चिंता कि हमारी देश की सुरक्षा करना। आप कितने सोल्जर्स अपनी जान देकर हमारे देश के लिए त्याग की ज्योति जलाई। हम सब आपको ये कहना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। हम आपकी वीरता को, त्याग को, बलिदान को सैल्यूट करते हैं। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं अनूप और अमित के साथ, और दोस्तों यहाँ पर जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता जिन्होंने अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाए हैं, और ये कहते हैं कि आपसे मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ ऑल द वे फ्रॉम पटौदी, बाड़मेर, राजस्थान। इनका नाम है हस्ताराम सितार, और ये कहते हैं कि सैनिक ही बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। जी अनूप, देश की सेवा तब भी होती है जब करदाता समय पर अपना कर चुकाता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई मदद चाहिए? जी चाहिए। ये अगला खत फिर बहुत ही आपको रोचक लगेगा। सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से भूपेंद्र मिशन है। ये वहां पर सहायक लेखा अधिकारी हैं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन में, और इन्होंने ये खत लिखा है, अगर इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हमारे शहर में किसी को कोई सहायता चाहिए, खासतौर पर सैनिकों को, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं निःशुल्क ये सहायता प्रदान करने का वचन करता हूँ। भूपेंद्र जी, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। यहाँ पर जुड़ी है मनीषा, हमारी प्यारी सी लिसनर, जो कहती है कि पूरे भारत को आप पर गर्व है, हम भी आपकी तरह ही बनेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये देशभक्ति की सुगंध और इस उत्साह की महक इन खतों में, ईमेल में बिल्कुल साफ हम स्मेल कर सकते हैं, और ऐसे ही अपने खत भेजते रहिए।
तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। जी बिल्कुल, देश के कोने कोने से आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। कशिश नायक हैं जिन्होंने ये कविता लिख के भेजी है जिसका शीर्षक है आपसे ही प्रेरणा पाता हूं। जब भी थोड़ा दौड़ते ही थक जाता हूं तब आपकी एनडीए की ट्रेनिंग को याद करता हूं तो मीलों दौड़ जाता हूं, आपसे ही प्रेरणा पाता हूं। जब 5 डिग्री सेल्सियस में अपने को ठिठुरता महसूस करता हूं तब -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पर आपको अटल खड़ा देख मन पर काबू पाता हूं, आपसे ही प्रेरणा पाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन खूबसूरत पंक्तियों के लिए। एंड दिस लेटर हैज कम फ्रॉम काजन लाखन। He writes, every day we take city life for granted. We can complain about n number of things. It could be about traffic taking too long, our coffee or tea turning cold, many mosquitoes, and the list goes on. If only we knew the patience our soldiers show in guarding our borders. The loneliness they need to endure, the heat, the cold wave conditions they face. When compared to their sacrifice, our complaints are meaningless. We've got so many messages coming through text as well, and thank you everyone for writing in. This is Chetan, and he writes, "Hi friends, I'm Chetan from Mysore State, Karnataka. I am with Indian Army. I love your program." Thank you very much. We also have similar sentiments being expressed from Sanjeev Kumar and Aman Kumar, who write to us from Karnal, Haryana. कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर से अशरफ लिखते हैं, "I salute the bravery of Indian Army." 10वीं कक्षा की छात्रा अनन्या उड़ीसा से लिखती हैं, "Dear soldiers, we respect you and your duty." मनीष कुमार अरवाल ने अभी अभी हमें टेक्स्ट किया है, बिहार से आप लिख रहे हैं कि मुझे बीएसएफ ज्वाइन करनी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जैसा कार्यक्रम में जनरल बख्शी ने कहा कि देखिए विल की जरूरत है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। विजयवाड़ा से मुरली कृष्णा हो, अरसलान अलीगढ़ सिटी से हो, शगुफ्ता बिहार से, डिस्ट्रिक्ट वाशिम विदर्भा महाराष्ट्र से दिसबल, सभी कहते हैं थैंक यू सोल्जर्स। और चलते चलते ये अंतिम मैसेज लेना चाहूंगा। रागिनी आनंद दिल्ली से लिखती हैं, बनी रहे देश की आन बान और शान, हम रहे न रहें, सरहदें सुनाएंगी हमारी दास्तां, कोई कहे न कहे। सभी सैनिकों को, उनके परिवारों को हम नमन करते हैं। आप देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। धन्य है आपका समर्पण भारत माता के प्रति। आइए हम सब मिलकर देश का गौरव यूं ही बनाए रखें। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। खासतौर पर आकाशवाणी राजकोट और आकाशवाणी चेन्नई को भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। दोस्तों, तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में इतना ही। अमित और अनूप को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। परिकल्पना मनोहर सिंह रावत और प्रस्तुत कर